तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथनाइट्स। इसके पहले हम लोगों ने कल जो डिस्कस किया था एसिटाइट्स कार्बाइड्स के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो मैथनाइट्स एक्चुअली क्या होते हैं, तो पहले तो मैं ये बताऊंगा बेटा, मैथनाइट ये जो वर्ड है, यहाँ से आपको एक पॉइंट समझ में आएगा, मीथेन। ठीक है, यहाँ से आपको एक वर्ड समझ में आएगा, मीथेन। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि हम मैथनाइट्स को समझते कैसे। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर मैथनाइट्स का, अगर हम कोई भी आपको मैथनाइट्स दिया गया है, कार्बाइड्स का ही टाइप है। कार्बाइड में फर्स्ट कार्बाइड्स का टाइप है जिसमें हम लोग बच्चों पढ़ रहे हैं आयोनिक। ठीक है, ये आयोनिक कार्बाइड्स के टाइप है जिसमें फर्स्ट कैटेगरी में हम लोगों ने पढ़ा था एसिटिलाइट्स। और एसिटिलाइट्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था, अगर एसिटिलाइट्स के अगर आप हाइड्रोलिसिस कराते हो तो वहां से आपको एसिटिलीन गैस आपको मिलेगी, जिसके कैटेगरी बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो एसिटाइट था उसकी दो कैटेगरी आपकी थी। उसमें फर्स्ट कैटेगरी में हम लोगों ने बात करी थी तो आपका M2C2 टाइप था, और सेकेंड कैटेगरी थी आपकी MC2 टाइप की। ठीक है, ये दो टाइप थे आपके एसिटाइट्स के अंदर। तो दोनों में से किसी भी अगर एसिटाइट्स को अगर हम बेटा वाटर मॉलिक्यूल में अगर डाल रहे होते हैं, हाइड्रोलिसिस करा रहे होते हैं, तो यहाँ से आपकी एसिटिलीन गैस आपकी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, एसिटिलीन गैस, और सेम बच्चों एसिटिलीन गैस आपकी यहाँ से प्रोड्यूस होगी, जिसके अंदर मैंने कल आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे आपका जो फर्स्ट टाइप है M2C2 टाइप, यहाँ से MC2 टाइप है। ठीक है, इसमें कौन कौन से आपके एलिमेंट्स आ सकते हैं, ये कल आपका डिस्कशन हुआ था, जिसमें आपके M2C2 टाइप में कौन कौन से थे बेटा, फर्स्ट एक ही टाइप थे, अल्किली मेटल थे। ठीक है, और उसके बाद मैंने बताया था आपका, और यहाँ पे क्या आ सकता है, और यहाँ से कॉपर था, ठीक है, सिल्वर था, और आपका गोल्ड था, यही थे। तो यहां से आपके मिले थे MC2 टाइप, और यहां से सेकेंड वाला जो MC2 टाइप है, यहां से सेकेंड है इलेक्ट्रॉन अर्थ मेटल्स। ठीक है, इसके एलिमेंट्स है। उसके बाद जिंक था। ठीक है, मैं जनरल एग्जांपल लेता, जिंक था, कैडमियम था, मतलब जो +2 वाले थे वो जनरली आपको यहाँ से देखने को मिल रहे थे। ये तो कल हो गया था आपका एसिक्लाइड्स के बारे में। ठीक है, तो आज आपका जो डिस्कशन है वो आपका स्टार्ट करेंगे बच्चों हम लोग मैथनाइट्स के बारे में। तो मैथनाइट्स ये भी कार्बाइड्स के टाइप हैं, और आपके आयोनिक कार्बाइड्स के ही टाइप हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कार्बाइड्स की टाइप हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपकी क्या होगी, अगर बेटा इनको अगर मैं हाइड्रोलिसिस कराता हूँ, तो हाइड्रोलिसिस कराने पे मैथनाइट से, ठीक है, तो यहाँ से आपका प्रोड्यूस होगा बच्चों मीथेन गैस, CH4 आपकी यहाँ से गैस होगी एयरबॉर्न। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे हम मैथनाइट को समझते कैसे हैं। तो मैं बोल सकता हूँ मैथनाइट्स जो है वो बेसिकली डेरिवेटिव है। ठीक है, वो आपके डेरिवेटिव्स हैं बच्चों मीथेन गैस की। ठीक है, ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मैथनाइट्स, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मैथनाइट्स बोलते हैं। जैसे कुछ कॉमन एग्जांपल है, जैसे एल्यूमिनियम का कार्बाइड Al4C3, जैसे आपका बेरिलियम कार्बाइड Be2C, जैसे आपका मैग्नीज का कार्बाइड, जैसे आपका यहाँ पे मैग्नीज Mn3C। ठीक है, ये कुछ कॉमन आपके कार्बाइड्स हैं, जिसमें से ये इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम वाला और बेरिलियम वाला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कार्बाइड्स हैं, ये आपके मैथनाइड्स हैं, इनको हम मैथनाइड बोल सकते हैं, क्योंकि जब इनका हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस होने पे यहाँ पे क्या मिल रहा है बताओ, कार्बन के पास चार्ज क्या मिलेगा, आप मुझे बताओ, -4 ना ग्रुप। तो जो एनाइन होगा वो -4 ग्रुप के अंदर आपको दिखाई देगा, ये भी एक आइडेंटिफिकेशन है। तो अगर मैं इन कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो यहाँ सब जगह से आपका क्या प्रोड्यूस होगा, मीथेन गैस, CH4 गैस आपकी प्रोड्यूस होगी। तो ये भी आपकी कैटेगरी बच्चों कौन सी है, आयोनिक कार्बाइड की कैटेगरी है, उसी पे हम लोग कर रहे हैं डिस्कशन। तो ये हो गया आपके मैथनाइट्स। इसके बाद बच्चों आता है, ये तो सेकेंड टाइप था आपके, फर्स्ट टाइप अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको। ठीक है, कल का रिविजन था। नेक्स्ट आएगा बच्चों थर्ड टाइप। तो तीसरा टाइप है, इसको बोलते हैं एलाइड। ठीक है, ALLYLIDES। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं एलाइड्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बेटा एलाइन से रिलेटेड। ठीक है, एलाइल आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो एलाइन से आपका रिलेटेड ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वर्ड है एलाइल। ठीक है, एलाइल, बिनाइल, ठीक है, प्रोपरजाइल, एसिटिनाइल, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब हम पढ़ते हैं रेडिकल्स, तो वहां पे डिस्कस किए जाते हैं। तो बेटा यहाँ पे एलाइल,
अब एलाइल का बेसिक मतलब क्या, पहले वो भी समझ लो, ठीक है। तो एलाइल में ये होता है कि अगर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगर sp3 कार्बन सीधा डायरेक्टली अटैच है, ठीक है, sp2 से अगर sp3 अटैच होगा तो इसको अपन एलाइल नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं बिनाइल। क्या बोलते हैं बच्चों? दिस इज कॉल्ड बिनाइल ग्रुप। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बिनाइल, ठीक है। तो बिनाइल वाला सेक्शन कौन सा होगा? sp2। sp2 कार्बन इज कॉल्ड बिनाइल। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है सभी को? क्लियर है? हम्म। अब यहाँ पे पॉइंट हमारा ये है कि हम लोग यहाँ पे अलायंस जो है उनको हम लोग किस तरीके से देखते हैं और कहाँ से किस तरीके से आपका ये फॉर्म होगा। तो देखते हैं वन से, ठीक है। तो ये जो आपका अलायंस है इसको हम कैसे समझते हैं? जिसमें बेटा अलायंस को मैं रिलेट कर सकता हूँ मिथाइल मिथाइल एसिटनाइल, ठीक है, या एसिटिलीन बोल सकते हैं। मिथाइल एसिटिलीन, मिथाइल एसिटिलीन को हम लोग बोल सकते हैं बेटा, ये जो आपका कॉमन नेम यहाँ पे ये जो दे रखा है, ठीक है, दिस इज एलाइलिन्स जो दे रखा है, ये एलाइड्स को रिलेट कर रहा है और ये आपका आयोनिक कार्बाइड का तीसरा टाइप है, थर्ड टाइप है। और एलाइंस जो आपका है इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल एसिटिलीन। बात समझ में आ रही है? अरे सभी को बच्चों के लिए है मिथाइल एसिटिलीन, क्लियर है क्या? और इसमें एक ही टाइप आता है बच्चों, Mg2 Mg2C3 Mg2C3 टाइप, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो प्रेजेंट होगा वो होगा C3-4 टाइप का एनायन। तो इसमें था आपका कार्बन -4 चार्ज एनायन, यहाँ पे होगा C3 पे -4 चार्ज आपका, इस टाइप का एनाइन आपका यहाँ पे एलायंस में आपका प्रेजेंट होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कराऊं तो क्या प्रोड्यूस होता है, तो उसका हाइड्रोलिसिस पे भी देख लेते हैं एक बार। जैसे मैं यहाँ पे लेके आया हूँ Mg3C2, अगर मैं इसके साथ बच्चों वाटर मॉलिक्यूल डिसॉल्व करूंगा तो यहाँ पे इसके 4 मोल्स यूज किए जाएंगे। यहाँ से एक तो बनेगा बेटा मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, तो भी आपका वाटर मॉलिक्यूल है, पहला तो आंसर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा मैग्नीशियम से। और दूसरा आंसर आपका बनेगा CH3 में बोलते हैं मिथाइल एसिटिलीन, तो बेटा कार्बन मतलब CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड NCH प्रोपाइन, ठीक है। तो यहाँ से आपका प्रोपाइन जो गैस है वो आपकी यहाँ से रिलीज होगी। बात समझ में आ रही है? तो ये एक स्पेशल केस है आपके एलाइट का। तो ये आपका जो केस हम लोग पढ़ रहे हैं ये किसका केस है बच्चों? एलाइट्स का, ठीक है, ALLYLIDS। और एलाइट्स जो आपका टाइप है ये आयोनिक कार्बाइड का टाइप। यहाँ तक सभी क्लियर हो गया है? तीनों कैटेगरी समझ में आ गई है आपके आयोनिक कार्बाइड्स की, ठीक। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी आपको मिलेगी मिक्स्ड, ठीक है, मिक्स्ड कार्बाइड की। तो जो मिक्स कार्बाइड है, मिक्स कार्बाइड का मतलब क्या है? यहाँ पे मतलब ऐसे कार्बाइड्स जब मैं उनका हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो हाइड्रोलिसिस कराने पे आपको मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स मिले। क्या मिले बच्चों? मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अगर मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं तो उनको हम बोलते हैं मिक्स्ड कार्बाइड। बात समझ में आ रही है? उनको हम लोग बोलते हैं मिक्स कार्बाइड। जैसे बच्चों कार्बाइड ऑफ आयरन, ध्यान देना, जैसे मैं एग्जांपल दे सकता हूँ इसके, ठीक है, कार्बाइड्स ऑफ आयरन, ठीक है, या फिर बेटा यूरेनियम कार्बाइड होते हैं, ठीक है, ये हो गया एक स्पेशल कैटेगरी। जैसे आपका थोरियम THC2 ये भी इसी कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो जनरल जो एग्जांपल आपको ध्यान देना अगर क्वेश्चन नीट के अंदर आएगा तो यहाँ से भले आ जाए बेटा कार्बाइड्स ऑफ आयरन के ऊपर, बाकी इन दोनों से क्वेश्चन आपका आएगा नहीं, ये ध्यान रखना। तो कार्बाइड्स ऑफ आयरन जो होते हैं अगर उनका बच्चों में हाइड्रोलिसिस कराता हूं तो वहां से प्रोड्यूस होते हैं मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। बस इतने ध्यान रखना है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ ध्यान नहीं रखना है। क्वेश्चन इतना ही आएगा, डेप्थ में आपको क्वेश्चन नहीं आता है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट कोवैलेंट कार्बाइड। नेक्स्ट कैटेगरी है
कोवैलेंट कार्बाइड। पढ़ने को तो बहुत सारा है, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट है पहले उसको पढ़ लेंगे, ठीक है, जो सिलेबस के अंदर है। तो बच्चों कोवैलेंट कार्बाइड्स की बात करते हैं तो इनको एक नाम से और कॉल करते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड ट्रू कोवैलेंट कार्बाइड। कोवैलेंट कार्बाइड को हम लोग ट्रू कोवैलेंट कार्बाइड के नाम से भी कॉल करते हैं, ठीक है। इसमें एक सबसे अच्छा एग्जांपल होता है बच्चों सिलिकॉन के साथ, SiC। इसको मैंने बोला था इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, दिस इज कॉल्ड कार्बोरेंडम, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग सिलिकॉन के अंदर पढ़ेंगे, क्या क्या है, फिजिकल केमिकल रिएक्शंस भी पढ़ेंगे। तो पहला है बच्चों आपका SiC। अच्छा कोवैलेंट बच्चों क्या है, थोड़ा ये भी जरा समझ लो थोड़ा सा। जैसे अगर मैं बोलता हूं आयोनिक, ठीक है, जैसे बोलता हूं मैं कोवैलेंट, ठीक है। तो आयोनिक जो भी कंपाउंड्स होते हैं तो उसमें जनरली ये पाया जाता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसा होना चाहिए बच्चों, अधिक होना चाहिए। जो भी एटम अटैच है ना उसमें इलेक्ट्रॉन डिफरेंस बहुत अधिक होना चाहिए। अगर बेटा इलेक्ट्रॉन डिफरेंस आपका अधिक होगा तो इसका मतलब वहां पे आपका आपका हम बोल सकते हैं पोलर करेक्टर, ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ आयोनिक करेक्टर। कैसा होगा, उतना ही ज्यादा होगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बच्चों कहाँ पे अधिक मिल सकता है, तो आपको पता है पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको पता है एस ब्लॉक सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और टॉप टू बॉटम जाने पे आपको मिलेगा सीजियम सबसे अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, इन पीरियोडिक टेबल। और बेटा ये तो हो गया है आपका मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा, तो वो होता है बच्चों फ्लोरीन इधर। तो ये दोनों जो कंपाउंड आपको एलिमेंट दिख रहे हैं, इन दोनों के बीच में अगर बच्चों कॉम्बिनेशन होगा, अगर ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, तो यहाँ पे आपका आयोनिक नेचर या आयोनिक कैरेक्टर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। बिकॉज यहाँ पे डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बच्चों बहुत ज्यादा होने वाली है। मेरी बात समझ में आ रही है? बिकॉज फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये आपको पता है, और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है सबसे ज्यादा, है ना। तो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली आयोनिक कैरेक्टर अधिक मिलेगा। इसका मतलब मैं सीधा बोल सकता हूँ कि आयोनिक कंपाउंड वहां पे मिलेगा कहां बच्चों, एस ब्लॉक या डी ब्लॉक की जनरली आपको मेटल मिलेंगे। उन मेटल के साथ अगर बच्चों पी ब्लॉक के अगर आ जाते हैं नॉन मेटल, पी ब्लॉक से क्या आते हैं, नॉन मेटल, है ना। तो डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, तो आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे आपको कोवैलेंट नेचर देखने को मिलता है। कोवैलेंट पहचान, सॉरी आयोनिक नेचर मिलता है। कोवैलेंट बेटा पहचानना है तो कैसे पहचाना है, तो कोवैलेंट वालों के अंदर क्या होता है कि दोनों के दोनों जो एलिमेंट है जो कंबाइन है वो जनरली बेटा एटम कहां से होने चाहिए, पी ब्लॉक से। अगर दोनों के दोनों आपके पी ब्लॉक से बिलोंग कर रहे हैं, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बेटा बहुत कम होगा, बिकॉज दोनों पी ब्लॉक से बिलोंग कर रहे हैं, तो वहां पे कोवैलेंट कैरेक्टर की वैल्यू बढ़ जाती है एज कंपेयर टू आयोनिक कैरेक्टर। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई है, बता दो बेटा। यस। इसके बाद मैं तो बात कर रहा था बेटा कोवैलेंट कार्बाइड के ऊपर, ठीक है, कोवैलेंट कार्बाइड। तो कोवैलेंट कार्बाइड में इसका मैंने नाम बताया था बेटा, इसको हम ट्रू कोवैलेंट कार्बाइड के नाम से भी इसे हम कॉल करते हैं, ठीक है। अच्छा पॉइंट ये है कि यहाँ पे पहला आपका कंपाउंड था इंपॉर्टेंट सिलिकॉन कार्बाइड। बेटा सिलिकॉन कहां से बिलोंग कर रहा है बताओ, पी ब्लॉक से। कार्बन भी पी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो कोवैलेंट कैरेक्टर ही आपको देखने को मिलेगा, स्माइल कैरेक्टर आपका आएगा ही नहीं, आप ऐसे भी पहचान सकते हो। सेकेंड अगर मैं बोलूं आपसे B4C बोरॉन का कार्बाइड, तो बोरॉन भी पी ब्लॉक का है, कार्बन भी पी ब्लॉक का है, तो कोवैलेंट कार्बाइड ही होगा। मैं बोलूं आपको B13C2, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ये आपके नीट के सिलेबस में नहीं है, बस ये दोनों कार्बाइड आपको ध्यान देने, ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट है उसी पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन हमारा ये है कि ये कोवैलेंट कार्बाइड्स को हम उसकी प्रॉपर्टीज के बेस पे कैसे पहचानेंगे, उनके हम प्रॉपर्टीज के बेस पे किस तरीके से पहचानेंगे। तो बेटा दोनों के दोनों आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे, तो ऐसा पाया जाता है कि कोवैलेंट जो कार्बाइड्स होते हैं वो केमिकली इनर्ट होते हैं। कैसे होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं, रिएक्टिव नहीं होते हैं। जैसे इनर्ट गैसेस है हमारी, उसी तरीके से ये केमिकली इनर्ट होते हैं, और बच्चों एक्सट्रीमली हार्ड होते हैं, ठीक है, एक्सट्रीमली हार्ड होते हैं। और अगर मैं इनके हार्डनेस की बात करूं, तो बहुत जगह जहां पे हार्डनेस की रिक्वायरमेंट होती है प्रोटेक्शन के लिए, वहां पे हम लोग क्या करते हैं,
सिलिकॉन कार्बाइड और बोरॉन कार्बाइड का हम लोग बहुत अच्छे से यूज करते हैं। ओके, ठीक है। तो हम लोग प्रॉपर्टीज पे बात कर रहे थे। तो अब एक क्वेश्चन ये है कि हम सिलिकॉन कार्बाइड को प्रोड्यूस कैसे करते हैं। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड है ये। ठीक है, इस सिलिकॉन कार्बाइड को हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन आई हुई नीट के अंदर, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इसमें हम कुछ भी नहीं करते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड लेके आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्वार्ट्ज। समुद्र के आसपास जो सैंड मिलती है उसके अंदर आपको क्वार्ट्ज, मतलब आपका जो सिलिकॉन का जो ऑक्साइड है, ठीक है, SiO2, इसी को हम क्वार्ट्ज बोलते हैं, इसी को हम सैंड में पाया जाता है। तो इसके साथ अगर मैं यूज करता हूं बच्चों कोक, वो भी एक्सिस, कार्बन का ही फॉर्म है, एक्सिस ऑफ कोक। अगर आपने एक्सिस ऑफ कोक यूज कर दिया इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क, हाई टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां से बच्चों आपका फॉर्म हो जाएगा कोई कार्बोरेटम SiC प्लस आपका प्रोड्यूस होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये एक्सेस ऑफ कोक की मतलब यहाँ कार्बन है, ये इसको बेटा यहाँ से क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये 0 से चला जाएगा +2 के अंदर, और बाकी बच्चों आपको यहाँ मिल जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड। बात समझ में आ रही है? ये हो गया आपकी कोवलेंट कार्बाइड्स। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आपको मिल सकता है। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट मेटेलिक। नेक्स्ट है आपका मेटेलिक, बोलते हैं बहुत बार इसको हम लोग इंटरस्टिशियल्स बोलते हैं। ठीक है, इंटरस्टिशियल्स कार्बाइड, मेटेलिक या इंटरस्टिशियल्स कार्बाइड। तो जैसे नाम से बच्चों दिख रहा है इंटरस्टिशियल्स और मेटेलिक, तो होते क्या है कि देखो यहाँ पे आपके जनरली कौन कौन से बेटा एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, पहले तो मैं ये बताता हूँ। इन टाइप के कार्बाइड के अंदर बच्चों क्या होता है, जो स्मॉल साइज के एलिमेंट होते हैं। स्मॉल साइज के एलिमेंट में बेटा अगर मैं बात करूं, जैसे कार्बन हो गया, जैसे ऑक्सीजन हो गया, जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया, ये जो स्मॉल साइज के जो एलिमेंट हैं, ये बच्चों क्या होते हैं आपके डी ब्लॉक। ठीक है, आपके डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, जहां पे मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, डी ब्लॉक और जो एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसमें होती है बच्चों मेटेलिक बॉन्डिंग। तो मेटेलिक बॉन्डिंग बच्चों ऐसे होती है, इस तरीके से मैंने क्लास में भी आपको पढ़ाया हुआ है अगर आपको पता है। तो मेटेलिक बॉन्डिंग में कोई ओवरलैपिंग तो होती नहीं है बच्चों। मान लिया मैंने आयरन का एक ब्लॉक ले लिया मैंने, तो इनके बीच में तो गैप है, ये जो गैप दिख रहा है ना, दिस पर्टिकुलर गैप इज कॉल्ड वॉइड, इसको बोलते हैं अपन वॉइड। और यही बच्चों एक लेयर नीचे है, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, इस तरीके से आपको लेयर्स मिलेंगी। ठीक है, आपके आयरन के ब्लॉक की। तो इसमें क्या होगा, ये जो बीच का गैप दिख रहा है, ये गैप बच्चों इतना बड़ा होता है कि उसमें ये स्मॉल साइज के जो एलिमेंट्स हैं वो जाके यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आपको सॉलिड स्टेट के अंदर भी ये पढ़ाऊंगा, वहां पे भी आएगा कि ये इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। ठीक है, और इसमें कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, ये सब पढ़ाऊंगा मैं वहां पे, पॉइंट डिफेक्ट और लैटिस डिफेक्ट के ऊपर। तो बच्चों यहाँ पे स्मॉल साइज के एलिमेंट जाके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे इनके वॉइड के अंदर। इसी वॉइड को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल्स। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल्स। और जो एलिमेंट जाके उस वॉइड में, उस खाली जगह में शिफ्ट होंगे, है ना, तो बेटा वो कार्बन हो सकता है, जनरली कार्बन होता है, ऑक्सीजन, स्मॉल साइज वाले एलिमेंट होते हैं, जाके वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो शिफ्ट होने के बाद बच्चों बनेगा आपको मेटेलिक और इंटरस्टिशियल्स कार्बाइड। कार्बाइड बनने के लिए बेटा क्या चाहिए? कार्बन चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या चाहिए आपको? चाहिए कार्बन। तो उन पर्टिकुलर आयरन के ब्लॉक के अंदर अगर कार्बन बच्चों शिफ्ट हो जाएगा उनके वॉइड के बीच में जाके, वो गैप में, उस एटम के बीच में जाके, उस वॉइड में जाके कार्बन शिफ्ट हो जाएगा, तो बच्चों बनेगा यहाँ से मेटेलिक कार्बाइड या इंटरस्टिशियल्स कार्बाइड। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? क्लियर है? अब इस कैटेगरी में आपके दो पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो आपका होता है एमसी टाइप। एमसी टाइप में आपके जो मेटल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो देख लो आप। आपका टाइटेनियम हो सकता है, जिरकोनियम हो सकता है, ऑफ्नियम हो सकता है, वैनेडियम हो सकता है, निबोबियम आपका हो सकता है। ठीक है, और इसके साथ आपका टंगस्टन भी इसमें आता है। ठीक है, और मोलिब्डेनम भी आपको मिल सकता है। तो ये कुछ आपके एलिमेंट्स हैं।
और इनको याद तो इतना रखना नहीं है, बट आपको सिर्फ समझ के रखना है कि अगर ये एलिमेंट आ जाते हैं तो आपके डी ब्लॉक से बिलोंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ से आपका पहला कैटेगरी बनेगा एमसी टाइप, और ये एमसी टाइप जो होगा वो आपके मेटेलिक और इंटरस्टिशियस कार्बाइड्स का टाइप है। सेकेंड टाइप की बात करते हैं तो बच्चों ये आपको मिलता है M2C टाइप। M2C टाइप के अंदर जो M होता है वो आपका बेरिडियम, उसी से मिलते जुलते होते हैं, ठीक है, मोलिब्डेनम आएगा, टंगस्टन आएगा, ये ठीक है, तो लगभग मिलते जुलते होते हैं दोनों टाइप के कार्बाइड्स। आपको इस तरीके, इसमें बहुत डिफरेंस नहीं पूछेगा इस एलिमेंट से कौन कौन सी कार्बाइड बनते हैं, इससे कौन सा बनेगा, ये नहीं पूछेगा, सिर्फ कैटेगरी के बारे में पूछ सकता है, आप टिक कर सकते हो, एलिमेंट के बारे में पूछेगा आप टिक कर सकते हो, मेटेलिक और इंटरस्टिशियस कार्बाइड्स है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आपको एटम मिले हैं ये आपके आयरन वगैरह के हैं और सब चीजों के हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं, उनके बीच में गैप होगा, गैप के बीच में कार्बन आपका शिफ्ट हो जाएगा और कार्बन वहां पे जाके शिफ्ट होगा तो बच्चों बनेगा मेटेलिक और इंटरस्टिशियल कार्बाइड। समझ में आ रहा है? अगर बच्चों मेटेलिक के कार्बाइड्स है तो इनमें लस्टर होगी, शाइनिंग होगी, हाईली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होगी इनकी, मेरी बात समझ में आ रही है, और ये बहुत हार्ड भी होंगे लाइक डायमंड, ठीक है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी आपका बहुत हाई हो। सभी को बात समझ में आ रही है? सभी बच्चों क्लियर है यहाँ पे? चलो इसके बाद बात करते हैं थोड़े बहुत इनके यूज, क्योंकि यूज के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर पहले यूज के बारे में अगर मैं बच्चों बात करूं तो जो कैल्शियम कार्बाइड है, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड का यूज हम कहाँ करते हैं, एनसीईआरटी में दिया इसके बारे में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कैल्शियम कार्बाइड का यूज बच्चों हम लोग कहाँ करते हैं बताओ? कैल्शियम कार्बाइड का बेटा पहला यूज हम लोग करते हैं कहाँ पे, मैंने पढ़ा कैल्शियम +2 वाला है, तो आयोनिक कार्बाइड बनाएगा बच्चों, ये बताओ आयोनिक कार्बाइड बनेगा, और यहां से कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी बच्चों, एसिटिलीन गैस, मैंने बताया था ना आपको, पढ़ाया था कल ही आपको डिस्कस किया है और आज रिवाइज भी कराया। एसिटिलीन गैस यहां से आपकी प्रोड्यूस होगी, और एसिटिलीन ये जो गैस है बच्चों बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड या डिफरेंट आपकी जो मेडिसिन होती हैं उनके अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन का, ठीक है, तो इसका बहुत आपका मल्टीपल यूज है। और दूसरा एसिटिलीन का बहुत एक अच्छा यूज होता है ऑक्सी एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस करने के लिए। ऑक्सी एसिटिलीन एक फ्लेम होती है बच्चों, ठीक है, ऑक्सी एसिटिलीन एक फ्लेम होती है, उस फ्लेम को अगर क्रिएट करना है, और इसका यूज बच्चों बिकॉज इट विल प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर, अगर आप इस फ्लेम का यूज करोगे तो इंस्टेंटली आपका हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा, तो जिसका बच्चों हम लोग यूज करते हैं बेल्डिंग के अंदर। कहाँ यूज करते हैं? बेल्डिंग के अंदर। अगर आप लोगों ने देखा होगा ये ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम जहाँ पे बेल्डिंग वगैरह होती है और जहाँ पे आपकी अलग अलग आपकी सॉफ्ट मटेरियल्स की बेल्डिंग होती है, वहां पे हम इस गैस का यूज करते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम कार्बाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? क्लियर है सभी को? ओके, सेकेंड आपका आता है सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड का बेटा हम एक जगह बहुत अच्छी इस पे क्वेश्चन भी आया है, इसका बेटा हम लोग यूज करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, यस, प्रोटेक्शन के लिए इसका यूज करते हैं, और बहुत सारी आपकी ऐसी रेडिएशन होती है जो डेंजरस होती है, खतरनाक होती हैं, उन रेडिएशन से बचने के लिए भी हम क्या करते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड का यूज करते हैं। सबको समझ में आ रहा है? तीसरा पार्ट ये है कि सिलिकॉन जो कार्बाइड है उन जो भी हमारे और भी कार्बाइड्स हैं उन बेटा उन कार्बाइड्स की जो स्ट्रेंथ है ये काफी स्ट्रांग होते हैं। अगर ये स्ट्रांग होते हैं तो इनकी हाई स्ट्रेंथ की वजह से, स्ट्रांग नेचर की वजह से, जो आपकी ब्लास्ट फर्नेस होती है बच्चों, तो ब्लास्ट फर्नेस की जो इनर लाइनिंग्स होती है, मैं मेटलर्जी में पढ़ाऊंगा, ब्लास्ट फर्नेस की जो इनर लाइनिंग होती है, इसके अंदर भी हम लोग कार्बाइड्स का यूज करते हैं, ठीक है, बिकॉज ये बहुत ही इनका हाई टेम्परेचर होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, तो ब्लास्ट फर्नेस की इनर लाइनिंग के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। समझ में आ रहा है इतना? सभी क्लियर है? ओके, इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो अभी आप यहाँ पे पूछ सकते हो, बताओ बच्चों। तो चलो कुछ रिएक्शंस हम लोग इस पे कर लेते हैं जल्दी से। चलो फर्स्ट रिएक्शन आपको ही करनी है, आप लोगों को मैंने पढ़ाया इतना, तो मैं आपसे पूछूंगा आंसर। Al4C3, ठीक है, इसके साथ बच्चों मैंने लेकर आया वाटर मॉलिक्यूल, बताओ क्या क्या आपका प्रोड्यूस होगा। बैलेंसिंग भी करनी है फर्स्ट रिएक्शन ना, इसको बैलेंस भी करना है। सेकेंड रिएक्शन में देता हूं आपको, Be2C बेरिलियम कार्बाइड है,
प्लस यहाँ पे आपका वाटर मॉलिक्यूल है। बताओ क्या आंसर आपका बनेगा। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछूंगा कैल्शियम कार्बाइड, इसके साथ यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लिया है। बताओ क्या आंसर आपका फॉर्म होगा। अब बेटा कोशिश करो, है ना, कोशिश करोगे तो आंसर मिलेगा आपको। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, पढ़ाने के बाद ही पूछ रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका Al2C3C2, यहाँ पे C2 आपका रहेगा C2 Al2C2 यहाँ पे आपका थ्राइस। इसके साथ अगर आपका वाटर मॉलिक्यूल आएगा तो क्या प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट रिएक्शन में पूछूंगा आपसे Mg2C3 अगर इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल आएगा तो क्या प्रोड्यूस होगा। बताओ बच्चों आंसर। यस निरांत, बिल्कुल। बताओ सभी लोग आंसर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख रहा हूं मैं, सभी का आंसर देख रहा हूँ। अब बेटा ट्राई करो और आंसर बताओ। फर्स्ट केस में क्या बनेगा, एल्यूमिनियम के बेटा कार्बाइड्स, इनके सामने अगर वाटर मॉलिक्यूल्स लेके आएंगे तो क्या बनेगा। एक तो बच्चों एल्यूमिनियम के सामने जैसे वाटर मॉलिक्यूल आएगा, आयोनिक कार्बाइड है, तो यहां से बन जाएगा आपका AlOH थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और प्लस बच्चों ये आपको पता है ना, जो कैटेगरी मैंने कल ही पढ़ाई थी आपको आयोनिक वाले, आयोनिक कार्बाइड्स के बारे में, तो यहाँ से बच्चों मैथनाइट्स वाला केस है ना। बताओ। हाँ, तो यहाँ से क्या प्रोड्यूस होगा, CH4 मीथेन गैस आपकी प्रोड्यूस होगी। सेकेंड वाला केस है बेरिलियम वाला, यहाँ से भी क्या प्रोड्यूस होगा बताओ। यहाँ से पहले प्रोड्यूस होगा आपका बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड ना, BOH ट्वाइस, प्लस यहाँ से आपकी मीथेन गैस क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। BOH ट्वाइस, समीक्षा BOH ट्वाइस पूरा लिखो है ना बेटा। तो डेक्स कैल्शियम कार्बाइड, ऊपर वाले केस में आपको पता है ना, ये वाले दोनों केस मैंने कल ही पढ़ाए थे, याद होगा ना। इन दोनों केस की, ऊपर वाले केस की बात कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट कैल्शियम वाला केस आएगा, तो कैल्शियम ऊपर वाला बच्चों मैथनाइट्स वाला है, अरे याद है ना। ऊपर वाले दोनों केस कौन से हैं, मैथनाइट्स वाले हैं। मैथनाइट्स वाले केस है ना ऊपर वाले दोनों, इसलिए मेथेन गैस प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट बच्चों कौन सा, इसको हम इथाइनाइड बोलते हैं, बहुत बार एसिटोनाइट बोलते हैं, एसिटोनाइट बोलते हैं। उसमें एग्जांपल आपके ये दोनों, ये थर्ड और फोर्थ। तो बताओ यहाँ से कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी। हाँ, एसिटोनाइट मैंने बताया था ना, C2-2 चार्ज वाला एनाइन मिलेगा, तो क्या प्रोड्यूस होगा यहाँ से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और प्लस कौन सी गैस, C2H2। जो ट्रिक बता रहा हूँ वो ट्रिक आप एनाइन के बेस पर याद रखो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पे कौन सी गैस आपने प्रोड्यूस कर दी। यहाँ से AlOH थ्राइस बनेगा, प्लस आपका यहाँ से C2H2 बनेगा, बैलेंसिंग आप कर लेना। मैग्नीशियम वाला भी पढ़ाया था मैंने, एलाइड्स वाला, ये पढ़ाया था ना बच्चों, एलाइड्स पढ़ाया था ना अभी, ALLLIDS एलाइड्स पढ़ाया था। ठीक है, तो एलाइड्स में क्या बच्चों प्रोड्यूस होता है, क्या दिख रहा होता है, C3-4, यही वाला तो केस था ना। तो यहाँ पे 3 कार्बन आपको दिखने वाले हैं, और ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, कार्बन इस तरीके से, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन यहाँ पे माइनस होगा और -3 यहाँ होगा, ये इस तरीके से प्रेजेंट होता है। ये ध्यान दे लो बेटा, जो लिखा है ना C3-4, ये एनायन, इसका फॉर्मूला आपका ये है, देख लो, -3 चार्ज इस कार्बन पे होगा टर्मिनल पे, और इस टर्मिनल पे होगा -1। तो यहाँ से क्या आंसर मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैंने भी पढ़ाया भी था, और प्लस आपको मिल जाएगा यहाँ से CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एन आपको Cl है ना, प्रोपाइन। हो गया क्लियर। ठीक है, इनके बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपसे बनाएंगे। अच्छा, अब मैं कोवेलेंट कार्बाइड में पूछता हूं, जैसे CH4, ठीक है, CO2 में बोल सकता हूं, क्या CO2 हो सकता है बेटा कार्बाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, SiC, B4C। बताओ क्या ये सारे के सारे आपके यहाँ पे ये कोवेलेंट कार्बाइड है, या कोई और भी कार्बाइड्स हैं। तो देखो मैंने बताया था CH4 तो एक स्पेसिफिक है, उसमें कोई डाउट हो, बेटा हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, बहुत डिफरेंस इलेक्ट्रॉन का होता नहीं है, बिकॉज बच्चों हाइड्रोजन और फास्फोरस, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा समथिंग आती है 2.1 के अराउंड। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू फास्फोरस हम लोगों ने पढ़ी थी, याद होगा ना। यस, तो बेटा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की फास्फोरस के इक्वल है, तो फास्फोरस और कार्बन बच्चों बहुत नियर अबाउट इक्वल है,
तो इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होगा CH4 के अंदर ज्यादा, तो यहाँ पे आपको कोवलेंट नेचर ही देखने को मिलेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेटा ये भी आपका कोवलेंट कार्बाइड है, ये भी कोवलेंट कार्बाइड है, बिकॉज कार्बन पी ब्लॉक का है, ऑक्सीजन पी ब्लॉक का है, कार्बन सल्फर पी ब्लॉक का है, सिलिकॉन कार्बन पी ब्लॉक का है, बोरॉन कार्बन पी ब्लॉक का है, तो सारे के सारे आपके कोवलेंट कार्बाइड हैं। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? सभी क्लियर है बच्चों? हाँ, बोथ बिलोंग फ्रॉम पी ब्लॉक, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है। ओके, इसके बाद बच्चों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। कार्बोरेंडम आपका यहाँ पे कवर हो ही चुका है, उसमें कोई भी डाउट आपका होगा नहीं। चलो अब चलते हैं हम लोग सिलिकॉन की तरफ, ठीक है। सिलिकॉन की बच्चों बात करते हैं, तो सिलिकॉन की जो प्रेजेंस है, हाँ सिलिकॉन की जो प्रेजेंस है वो नेचर में आपके अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिलती है, ठीक है। सिलिकॉन की प्रेजेंस जिसमें आपके बहुत सारे रॉक्स होते हैं सिलिकेट्स के, मैग्नीशियम का सिलिकेट हो गया, एल्यूमिनियम का सिलिकेट हो गया, पोटेशियम का सिलिकेट हो गया, आयरन का सिलिकेट हो गया, ठीक है। तो डिफरेंट ओर और मिनरल्स की फॉर्म में आपका जो सिलिकॉन है वो सिलिकेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सभी को बात समझ में आ रही है? क्लियर है? और सिलिकॉन दो पार्ट में डिवाइड है, जैसे मैंने पहले भी पढ़ाया था। एक तो बच्चों इसकी फॉर्म होती है एमॉर्फस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म इज एमॉर्फस, और सेकंड फॉर्म इसकी होती है क्रिस्टलाइन, ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म। एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म, दो फॉर्म बच्चों सिलिकॉन्स की होती हैं। और सिलिकॉन्स बच्चों नेचर के अंदर पाया जाता है सिलिकेट्स की फॉर्म में, सिलिकेट्स आपका ओर है, ठीक है, तो उनकी फॉर्म में आपको ये देखने को मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब एक क्वेश्चन है कि एमॉर्फस फॉर्म जो सिलिकेट्स का है उसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है, तो हम जो यूज करते हैं सिलिकॉन को बेटा वो यही होती है आपकी एमॉर्फस फॉर्म, पाउडर फॉर्म होती है ना, पाउडर फॉर्म में आपको ये मिलता है, पाउडर फॉर्म के अंदर। तो आपका जो अब क्वेश्चन है कि इसको हम बनाएं कैसे, तो बच्चों कुछ भी नहीं, जो आपका क्वार्ट्ज है, जो आपका सिलिका है ना, सिलिका बेटा क्वार्ट्ज क्या है, अभी मैंने बताया था SiO2, इसकी बेटा रिएक्शन करा दो आप मैग्नीशियम के साथ, बस, है ना, सिलिका की या क्वार्ट्ज की रिएक्शन करा दो आप मैग्नीशियम के साथ, उसको थोड़ा हीट करना पड़ता है ना, 2 मोल्स मैग्नीशियम होते हैं। तो यहां से बच्चों क्या होगा, एक तो MgO, भाई ऑक्सीजन को बाहर निकालना है ना, जब ऑक्सीजन को बाहर निकालना है तो कोई ना कोई बेटा आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लेके आना पड़ेगा ना। भाई ऑक्सीजन कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अरे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, तो नेगेटिव को ऑक्सीजन को निकालने के लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को निकालने के लिए आपको क्या लाना पड़ेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, वो आपका मैग्नीशियम आ गया, तो बेटा ऑक्सीजन इधर चला गया, प्लस आपका बन जाएगा यहाँ पे सिलिकॉन। तो ये जो सिलिकॉन होगा ना, ये आपका एमॉर्फस फॉर्म बनता है। क्या बनता है बच्चों? एमॉर्फस फॉर्म आपको मिल जाता है। समझ में आ रहा है सभी को? यहां तक क्लियर है सभी को? बताओ बच्चों। अब एक क्वेश्चन ये है कि जो कार्बोरेंडम है वो SiC हम लोगों ने देखा था, बट इस पे एक बार क्वेश्चन आया है जेईई मेंस के अंदर कि अगर कार्बोरेंडम को बनाने से रोकना है तो हम सिलिका के साथ किसका यूज करें। मेरा बात सुनना, सिलिका के साथ हम किसका यूज करें कार्बोरेंडम ना बन जाए। बताओ बच्चों। बताओ। जैसे क्या होता है, ये जो आपकी सैंड है और जो आपका क्वार्ट्ज है, ठीक है बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या है, ये तो SiO2 है और मैंने बताया था। अब क्वेश्चन ये है कि SiO2 से अगर मुझे सिलिकॉन प्रोड्यूस करना है, ठीक है, और यहां मैंने रिएक्शन अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ाई थी, तो क्या करना है कि ये जो सिलिकॉन ऑक्साइड कार्बोरेंडम में चेंज ना हो जाए तो मैं किस एलिमेंट का यूज करूं, तो आंसर होगा बच्चों कार्बन। आप कार्बन का यहाँ पे यूज कर सकते हो, कार्बन आपका प्रोड्यूसिंग एजेंट की तरफ वर्क करेगा, ठीक है। तो कार्बन बच्चों ऑक्सीजन को यहां से ले लेगा और लेने के बाद आपका CO में कन्वर्ट कर देगा और यहां से आपको मिल जाएगा सीधा सिलिकॉन। बट क्वेश्चन हमारा ये है कि यहां से सिलिकॉन कार्बाइड मिलता है क्या?
क्या कार्बोरेंडम मिलेगा? नहीं, कार्बोरेंडम नहीं मिलने वाला, यहाँ से आपको सिलिकॉन ही मिलेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो कार्बोरेंडम का जो फॉर्मेशन है उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे यूज करते हो कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? बताओ बच्चों। बट अभी मैंने एक थोड़ी देर पहले एक रिएक्शन पढ़ाई थी, ऐसे ही O2 के साथ कार्बन लेके आएंगे तो ऐसा ही सी बनता है और CO भी बनता है। अभी रिएक्शन मैंने पढ़ाई थी थोड़ी देर पहले, तो इसमें डाउट तो पूछना चाहिए ना आपको कि सर अभी थोड़ी देर पहले तो आपने बताया था कि सर ऐसा ही सी का फॉर्मेशन भी होता है और CO भी बनता है। बताया था ना, अब मैंने आपको पढ़ाया था। बताओ बच्चों। लेकिन यहाँ तो मैं सिलिकॉन नहीं बना रहा हूँ, मैं कार्बोरेंडम नहीं बना रहा हूँ। तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन को अगर आपने एक्सिस में यूज किया, अगर इस कार्बन को आपने एक्सिस में यूज किया, हाँ, अगर आपने कार्बन को एक्सिस में यूज कर दिया तो फिर वहां पे सिलिकॉन ही प्रोड्यूस होगा, कार्बोरेंडम आपका प्रोड्यूस नहीं होगा। और कार्बोरेंडम बनाने का यही तरीका है कि सिलिकॉन ऑक्साइड को आप कार्बन के साथ लेके आ जाओ और लेने के आने के बाद आप स्ट्रॉन्ग हीट कर दो इसे, तो ये कार्बोरेंडम आपका बन जाता है और CO गैस बन जाती है। ठीक है। लेकिन अगर आपने लिमिटेड सप्लाई में लिया तो कार्बोरेंडम बनेगा, अगर एक्सेस सप्लाई में ले लिया तो फिर बेटा CO बनेगा लार्ज अमाउंट के अंदर और सिलिकॉन सिर्फ आपका प्रोड्यूस होगा। तो एक्सेस और लार्ज अमाउंट की कहानी है, मोल्स के बेस पे आप लोग पहचान सकते हो। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? एक बच्चों पॉइंट और आता है इसमें वाटर ग्लास को लेके। ठीक है, वाटर ग्लास क्या है? तो वाटर ग्लास देखो बच्चों, इसका सिंपल जो फॉर्मूला होता है, कॉमर्शियली मैं वाटर ग्लास बोल रहा हूं, इसका बड़ा सिंपल आपका जो नेम होता है वो होता है सोडियम सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट को हम लोग बोलते हैं वाटर ग्लास, और इसका जो फॉर्मूला होता है Na2SiO3। ठीक है। तो कभी अगर वाटर ग्लास के बारे में आ जाए तो आपको सोडियम सिलिकेट के ऊपर ध्यान देना है। सोडियम सिलिकेट, मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? इसमें सिलिका बहुत एक्सेस में होता है बच्चों, सिलिका बहुत एक्सेस में यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, सिलिका बहुत एक्सेस में यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे इसके जो टू डिफरेंट फॉर्म मिल जाते हैं ऐसे Na2SiO3.SiO2। ठीक है, इस तरीके से सिलिका बहुत एक्सेस में होता है। सेकेंड फॉर्म अगर बताएं तो इसकी मिलती है Na2SiO3.3 मोल्स ऑफ SiO2। ठीक है, ये दो डिफरेंट फॉर्म, लेकिन इसमें से इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? तो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ये वाला। ठीक है, ये वाला Na2SiO3, ये आपका वाटर ग्लास है। वाटर ग्लास जब बनाते हैं तो इसमें सिलिका जो होता है ना बच्चों, वो लार्ज अमाउंट में हम लोग एक्सेस के अंदर यूज करते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? अभी इसकी एक रिएक्शन आई थी आपके AIEEE के अंदर कि अगर मैं इस वाटर ग्लास को Na2SiO3 को अगर मैं पानी के साथ डालता हूं तो बच्चों क्या प्रोड्यूस होगा? अगर मैं Na2SiO3 को अगर पानी के साथ डाल रहा हूँ, हाइड्रोलिसिस करा रहा हूँ, तो व्हाट विल बी द आंसर? क्या आंसर प्रोड्यूस होगा? तो बड़ा सोडियम है, OH माइनस इसे मिलेगा यहाँ से वाटर से, तो पहला तो आंसर बन जाएगा आपका NaOH बन गया ना। और दूसरा आंसर क्या बनेगा यहाँ से? H प्लस, यहाँ से ऐसे O3 वाला पूरा नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ से, तो बच्चों ये बन जाएगा आपका H2SiO3। H2SiO3 आपका फॉर्म होगा। सभी को बात समझ में आ रही है? बट नाउ क्वेश्चन इज दिस कि जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा वो एल्कलाइन होगा कि आपका एसिडिक होगा? तो बेटा यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा बेसिक मीडियम, एल्कलाइन मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे NaOH कैसा है बच्चों? स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये जो आपका एसिड है वो बच्चों आपका वीक एसिड है। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसके जैसे बेटा सॉल्यूशन का नेचर मिलेगा। तो यहाँ पे आपको बेसिक नेचर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बताओ जल्दी से। यहाँ तक सभी बच्चों क्लियर है? वाटर ग्लास क्लियर हो गया? ओके, एक रिएक्शन और देख लो यहाँ पे वाटर ग्लास की। अगर बच्चों मैं यहाँ पे यूज करता हूँ Na2SiO3 और इसके साथ मैंने यूज किया है एसिड HCl। ठीक है, Na2SiO3, बताओ क्या प्रोड्यूस होगा यहाँ से? व्हाट इज द आंसर? बताओ चलो, क्या प्रोड्यूस होगा यहाँ से? हम्म,
नेक्स्ट सेक्शन में एक लेता हूँ कार्बोरेटम की है SiC प्लस NaOH, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट मैं रिएक्शन लेता हूँ सिलिकॉन कार्बाइड, ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है, इन दी प्रेजेंस ऑफ Cl2, व्हाट इज द आंसर? और सिलिकॉन कार्बाइड जो है ना बेटा, सिलिकॉन कार्बाइड ये ना, ये आपका जो कार्बन रैंडम की बात कर रहे थे वो सेमीकंडक्टर, यहाँ पे ना ये इसकी बात कर रहा हूँ, है ना, ये आपका सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर की फॉर्म में भी इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अगर यूज के बारे में आता है, प्रॉपर्टीज के बारे में कहीं कुछ लिखा होता है तो आप समझ लेना कि सेमीकंडक्टर बोल रहा है, सिलिकॉन वगैरह से कोई कंपाउंड है, कार्बाइड है कुछ, तो आप बता देना कि वहां पे आपका ये कोवैलेंट कार्बाइड आपका सिलिकॉन कार्बाइड आपका कार्बोरेंटम होगा। तो फर्स्ट एक्शन का आंसर क्या बनेगा? आपको पता है कि यहाँ पे आयन एक्सचेंज होगा ना, HCl आपने यूज कर लिया है, अगर HCl यूज कर लिया है तो यहाँ पे क्या होगा? एक तो NaCl बन जाएगा सीधा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, थोड़ी देर पहले पढ़ा था। एक तो आपका बन जाएगा यहाँ से सोडियम, यहाँ से Cl माइनस, यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव, तो एक तो आंसर बन गया आपका NaCl। दूसरा आंसर क्या बनेगा यहाँ से बच्चों? हाइड्रोजन पॉजिटिव वाला पार्ट और नेगेटिव वाला पार्ट ही है, तो यहाँ से बन जाएगा H2SiO3, ये आपका बन गया है एसिड। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन बताओ जस्ट, NaOH के साथ अगर मैं हीट करता हूँ बेटा कार्बोरेंटम को, क्या आंसर बनेगा? ये बच्चों होता है कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, तो क्या आंसर बनेगा? एक आंसर बनेगा आपका यहाँ से सॉल्ट बनेगा, देखो पहले सॉल्ट बन जाएगा आपका क्या है? Na2SiO3। अब बोलोगे सर ये किस तरीके से फॉर्म हुआ, है ना? तो मेरी बात है बच्चों, यहाँ पे एक्वस मीडियम तो रहेगा ही, तो एक्वस फर्स्ट रिएक्ट विद सिलिकॉन कार्बाइड, समझना ध्यान से, वाटर मॉलिक्यूल फर्स्ट रिएक्ट विद सिलिकॉन कार्बाइड, तो सिलिकॉन कार्बाइड से एक्शन करेगा तो वहां से बच्चों प्रोड्यूस करेगा एक तो आपका, क्योंकि ये नॉन मेटेलिक है ना, अरे तो यहाँ से बच्चों क्या प्रोड्यूस करेगा? एक एसिड प्रोड्यूस करेगा, बिल्कुल सी समझ में आ रहा होगा, वो H2SiO3 वाला करेगा ना, जो ये देखो लिखा है, तो एक तो ये प्रोड्यूस करेगा, तो जब बेटा एसिड और फिर आपका सामने बेस था NaOH, रिएक्शन करेगा तो एक सॉल्ट बन गया Na2SiO3 प्लस बच्चों जो कार्बन है वहां से कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा ना, अरे बताओ भाई, H2CO3 बन जाएगा, पहले कार्बन डाइऑक्साइड वो CO2 में चला जाएगा, फिर बच्चों वहां से कार्बोनिक एसिड, और ये रूम टेम्परेचर पे डिसोसिएट होकर बना लेगा आपका वाटर मॉलिक्यूल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये इसका रिजल्टेंट आंसर होता है। क्या समझ में आ रहा है सभी को? नेक्स्ट बच्चों, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करानी है अपन को, तो क्या आंसर बनना चाहिए? सिलिकॉन बच्चों, पहले तो सिलिकॉन क्लोरीन से एक्शन कर जाएगा आराम से, तो ये बना लेता है SiCl4, और बाकी बच्चों यहाँ से बन जाएगा CCl4, जहाँ पे कार्बन जो बड़ा Cl2 गैस है ना, इसका सर्कुलेशन करवाते हैं, ये एक्सिस के अंदर होती है, तो ये दो आंसर आपको मिल जाते हैं। तो ये तीनों की तीनों रिएक्शंस अपने आप में इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन कैसे प्रोसीड हुई है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। क्लियर है सभी को? ये तीनों ही रिएक्शंस आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके, इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड की बात कर रहे थे, ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर मैं SiO2 के साथ NaOH लेके आऊंगा तो क्या आंसर बनेगा? सॉल्व करो बच्चों। SiO2 के साथ अगर मैं हाइड्रोजन फ्लोराइड लेके आऊंगा तो आंसर क्या बनेगा? ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इन लेक्चर्स को आप जितनी बार देखोगे है ना, उतनी बार आपको चीजें यहाँ पे समझ में आती जाएंगी। बताओ बच्चों, अगर मैं सिलिकॉन ऑक्साइड को मैं NaOH के साथ लेके आता हूं, ये भी एक्वस मीडियम है, ये भी एक्वस मीडियम है, तो क्या आंसर आपका प्रोड्यूस होगा? बताओ जरा। फर्स्ट केस में क्या होगा? एक्वस पार्ट है बेटा, एक्वस पार्ट मतलब वाटर फर्स्ट रिएक्ट विद सिलिकॉन ऑक्साइड, है ना, ये तो मैंने पढ़ाया था सभी को। तो पहले केस में बच्चों क्या बच जाएगा? बताओ जरा। वही सॉल्ट बनेगा Na2SiO3, यही बनेगा ना, और प्लस आपका यहाँ से वही वाटर मॉलिक्यूल्स आपका रिलीज हो जाएगा। सेकंड केस में, सेकंड केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सेकंड केस, इसको जरा आंसर बताओ मुझे ध्यान से। देखो मेरी बात समझना बच्चों, इसकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो एनसीईआरटी में कुछ दे रखी है। एनसीईआरटी में इसकी प्रॉपर्टीज ये दे रखी है कि जो सिलिका है, जो क्वार्ट्ज है, जो सिलिकॉन ऑक्साइड है, ये बच्चों हैलोजन के साथ, जनरली ध्यान देना, हैलोजन के साथ, H2 गैस के साथ, ठीक है, इनके साथ बच्चों ये आसानी से रिएक्शन करता है कि नहीं करता है, या फिर कुछ और भी इंपॉर्टेंट एसिड्स हो सकते हैं, बिल्कुल। तो हैलोजन है, H2 गैस है, कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं, किन किन को छोड़ के? दो एसिड को,
एक इज ओनली वन एसिड, एक तो एसिड आपका एसिड HF आएगा और दूसरा आपका एक बेस आता है जो आता है NaOH। इन दोनों को छोड़ के मैं देखो क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ पे प्लस आपके बेस भी आपको मिल जाएंगे। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये जो आपका सिलिका है, जो आपका ऐसे O2 है, ये बच्चों हेलोजन के साथ, H2 गैस के साथ, एसिड के साथ, बेस के साथ आसानी से अटैक नहीं होता है, आसानी से रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता है। मोस्ट ऑफ द एसिड, मोस्ट ऑफ द बेस रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन कौन कौन से करते हैं वही मैंने यहाँ पे रिएक्शन आपको लिख की थी। एक तो यहाँ पे आपका HF और आपका बेस NaOH, ये आसानी से रिएक्शन को परफॉर्म कर लेते हैं, बाकी नहीं करते। जो कर लेते हैं तो उन्हीं पे क्वेश्चन आ सकता है ना। तो पहला तो आंसर क्लियर हो गया। सेकंड में आंसर क्या बनेगा बेटा, हाइड्रोजन यहां से रिलीज होगा, इधर शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और ये बच्चों इससे कंबाइन, तो यहां से बन जाएगा एक तो SiF4 बन जाएगा और प्लस आपका यहां से बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये इसके दो आंसर होंगे। तो दोनों ही रिएक्शंस आपके नीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ लेक्चर रिकॉर्ड्स होते हैं तो उनको आप जितना देख पाओ, है ना, जितना आप समझ पाओ उतना आपके लिए क्लियर है। ओके, यहां तक क्लियर हो गया सभी को? सभी बच्चों क्लियर है? एक बेटा सॉलिड स्टेट के अंदर, एक जब सॉलिड स्टेट अपन पढ़ेंगे ना, तो सॉलिड स्टेट के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है कि डिफरेंट टाइप के जो आपके सॉलिड्स हैं, है ना, उनके ऊपर आता है, जिसमें आपका पीजो इलेक्ट्रिक होता है। ठीक है, इसमें और भी डिफरेंट टाइप के आपके सॉलिड्स वहां पे मिलते हैं, लेकिन क्वेश्चन है कि हाँ क्वार्ट्ज, तो ये जो क्वार्ट्ज होता है, क्वार्ट्ज मतलब बेटा वही SiO2। ठीक है, SiO2 ये बच्चों बोला जाता है पीजो इलेक्ट्रिक, PIEZO, पीजो इलेक्ट्रिक, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। जितने भी आपके पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर हम इसी क्वार्ट्ज का यूज करते हैं, तो इसलिए क्वार्ट्ज को हम लोग पीजो इलेक्ट्रिक कंपाउंड्स और सॉलिड्स के सॉलिड्स में भी से हम काउंट करते हैं। क्लियर है? और इसके बाद ही यही SiO2 बेटा यूज किया जाता है सिलिका जेल के अंदर। ध्यान देना, जो आपका सिलिका जेल, एज ए सिलिका जेल भी इसका हम लोग यूज करते हैं। और सिलिका जेल का बच्चों हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं? यूज करते हैं ड्राइंग एजेंट की तरीके से। ठीक है, ड्राइंग एजेंट की तरीके से हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी होता है, क्रोमेटोग्राफी, तो क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक्स होती हैं उनके अंदर हम लोग सिलिका जेल का यूज करते हैं ड्राइंग एजेंट की तरीके से। जिसका आइडेंटिफिकेशन करना है, उसका आपको ड्राइंग नेचर चाहिए, उसको ड्राई करना होता है आपकी लिक्विड फेज से, तो हम सिलिका जेल का वहां पे यूज कर देते हैं। तो सिलिका बच्चों क्या करता है, वो मॉइस्चर को या जो भी सॉल्वेंट होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो भी आपका मेन जिसके बारे में आपको स्टडी करनी है, जिसकी क्रोमेटोग्राफी आपको देखनी है, तो उसके बारे में आपको आइडेंटिफाई, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो वहां भी हम सिलिका जेल का यूज करते हैं सॉल्वेंट को इलिमिनेट करने के लिए। यहां तक बात क्लियर हो रही है सभी को? बताओ बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो आपका SiO2 है, ये नेचर में किस तरीके से पाया जाता है? चिन्मय, तो इसका जो बेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये इतना हार्ड है, अभी आप लोगों ने पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो ये बेटा नेटवर्क, ठीक है, ये नेटवर्क सॉलिड्स की फॉर्म में आपका पाया जाता है, जिसका अरेंजमेंट ऐसा होता है इस तरीके से, सिलिकॉन, देन यहां से आपका ये ऑक्सीजन, इस तरीके से सिलिकॉन, देन ऑक्सीजन। ठीक है, और इसको अपन इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं। बीच में आपका यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से एक ऑक्सीजन, नीचे भी आपका सिलिकॉन होगा, इधर भी आपका सिलिकॉन होगा। ठीक है, इस तरीके से इधर भी आपका ऑक्सीजन आएगा, तो एक ब्लॉक हम बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, फिर आपका इधर आपका फिर से उधर सिलिकॉन आएगा, तो इसमें क्या होता है, ये पूरा गैप मिलता है इस तरीके से, तो ये पूरा का पूरा बड़ा सा नेटवर्क स्ट्रक्चर इसका बन जाता है SiO2 का, जिसकी वजह से बेटा एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है। बाकी इसकी और भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है, उन डिफरेंट फॉर्म को आप जरूर एक बार मैं चलो बता ही देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि अच्छा सिल्का के बारे में आपने देखा होगा, सिल्का जेल कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जो भी आप ऑनलाइन चीजें परचेज करते हो, तो हर बॉक्स के अंदर छोटी सी एक
पुड़िया सी पड़ी रहती है उसमें कुछ, है ना, वो सिल्का जेली होता है एक्चुअली में। तो क्या करता है, मॉइस्चर वगैरह को एब्जॉर्ब करता है, जो भी आप कोई भी चीज परचेज करते हो है, तो वहां पे आपका कोई अगर मॉइस्चर वगैरह आता है तो उसको करता है प्रोटेक्ट। ठीक है, इसमें कुछ केसेस होते हैं, जैसे मैं बोलूं बीटा क्वार्ट्ज। बीटा क्वार्ट्ज से अगर मैं अल्फा क्वार्ट्ज बनाता हूं, तो यहाँ बेटा ये इक्विलिब्रियम में ही होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग हीट करते हैं अराउंड 846 केल्विन पे। ठीक है, बीटा से अगर अल्फा क्वार्ट्ज आपको बनाना है, उसके बाद बीटा क्वार्ट्ज जो है उससे आपको बनाना है बीटा ट्राई डमाइट। ठीक है, अगर ये आपको बनाना है तो उस केस में चाहिए आपको हाई टेम्परेचर 1143 केल्विन। क्लियर है? इसके बाद अगर आपको फॉर्म करना है अल्फा ट्राई डमाइड, ठीक है, अगर इसका अगर आपको फॉर्मेशन करना है बीटा से, तो फिर यहाँ पे आपको चाहिए होता है अराउंड 393 केल्विन टेम्परेचर समथिंग। ठीक है, इस तरीके से। और इसके बाद ये सारी फॉर्म है बच्चों क्वार्ट्ज की फॉर्म है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट हीट करता हूं यहाँ पे, तो अगर आपको चाहिए बीटा, बीटा के साथ बच्चों मैं यहाँ पे वर्ड यूज करूंगा CRISTOVALIT। ठीक है, बीटा। ठीक है, क्रिस्टोवलाइट। अगर आपको इसका फॉर्मेशन करना है तो यहाँ पे देना होता है बच्चों 1742। ये डिफरेंट फॉर्म है बच्चों सिल्का की। ठीक है, अच्छा ये आपका फॉर्म हो जाएगा। और फिर इसके बाद बेटा फर्दर इसे हीट कर देते हैं लगभग 1983 केल्विन पे। तो यहाँ से आपका जो सिल्का है वो लिक्विड फेज में आपको मिल जाता है। दी जाती है सॉलिड फेज, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, सॉलिड एंड सॉलिड, ये सारी की सारी सॉलिड है। तो इतना हाई टेम्परेचर इसको चाहिए होता है, तो बच्चों कन्वर्ट यहाँ पे होता है आपके लिक्विड फेज के अंदर। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? ये सारी की सारी फॉर्म आपकी सॉलिड फेज है। मैंने बता दिया कि लिक्विड फेज में कन्वर्ट करना है तो आपको ये सारी के सारी प्रोसेस से पास होना पड़ेगा, और वहां तक आप इस तरीके से पहुंच पाओगे। सभी क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलो इसके बाद देखो हम बात करेंगे यहाँ पे जो वही उसके जो आपके फॉर्म है, जहाँ पे आपका सिल्का किस तरीके से आपका प्रेजेंट होगा। ऑक्सीजन, मैं एक बार स्ट्रक्चर फिर से बना दे रहा हूँ, ऑक्सीजन, देन आपका यहाँ पे सिल्का इस तरीके से, इसके साथ ऑक्सीजन, देन आपका यहाँ पे सिल्का ऊपर से, यहाँ पे ऑक्सीजन एंड सिल्का, बीच बीच में इस तरीके से ऐसे ही ओ ऐसे ही ओ ऐसे ही बॉन्ड बनता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका सिलिकॉन, यहाँ पे ऑक्सीजन इस तरीके से। ठीक है, और इसी के साथ बच्चों में एक लेयर और बना देता हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन देन सिलिकॉन। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये बच्चों नेटवर्क जो सॉलिड्स है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। उसी फॉर्म को मैं आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? कि इस तरीके से आपका पूरा का पूरा ये जो बच्चों दिख रहा है ना, दिस इज द नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, इसी नेटवर्क सॉलिड की वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बच्चों आपके SiO2 का, वो बहुत ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है सभी को? अरे सभी बच्चों क्लियर है यहाँ तक? ये पूरी की पूरी कहानी बच्चों हो गई फिनिश। अब हम बात करेंगे सिलिकेट्स की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट इज सिलिकेट्स। ठीक है, तो सिलिकेट्स क्या होते हैं? तो सिलिकेट्स बच्चों कुछ नहीं है, सिलिकेट बेसिकली आता है बाइनरी कंपाउंड्स। सिलिकेट्स जो होते हैं ये होते हैं आपके बाइनरी कंपाउंड। सिलिकेट्स आर दी बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन से बेटा बने हुए कंपाउंड्स होते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग बोलते हैं सिलिकेट्स। अब सिलिकेट्स के अंदर बच्चों इसमें जो बेसिक मॉलिक्यूल है, इसका जो बेस पार्ट है, ठीक है, वो होता है बच्चों SiO4-4। ठीक है, और ये होता है बच्चों टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। मैं बताऊंगा इसके बारे में। दिस इज टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। तो बेस पार्ट बच्चों सिलिकेट में क्या होता है? बेस मॉलिक्यूल होता है आपका SiO4-4। समझ में आ रहा है? क्लियर है यहां तक? और इसी ये तो आपकी मोनोमर फेज है। इस मोनोमर फेज को बच्चों हम धीरे धीरे रिपीट करते हैं और यहाँ से डायमर और पॉलीमर फेज कन्वर्ट होती है। ठीक है, पॉलीमर फेज आपकी कन्वर्ट होती है। वो कैसे होती है? तो पॉलीमर फेज जो कन्वर्ट होगी तो वहां पे डिफरेंट टाइप के आपको सिलिकेट्स मिलेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप के सिलिकेट्स आपको वहां पे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें ऑर्थो सिलिकेट्स आएगा, पायरो सिलिकेट्स आपको मिलेगा, साइक्लिक सिलिकेट्स मिलेंगे, चेन सिलिकेट्स मिलेंगे। ठीक है, 2 डायमेंशनल सिलिकेट्स मिलेंगे, 3 डायमेंशनल सीड सिलिकेट मिलेंगे। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के सिलिकेट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो उन सिलिकेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कल। और
उसके बारे में बेटा सिलिकेट्स के बारे में सारे के सारे सिलिकेट्स में कल स्टडी करने वाला हूँ। तो सभी लोग बिल्कुल टाइम से ज्वाइन हो जाना। स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, पहचानना कैसे है, क्वेश्चन पहचानने पे भी आते हैं, मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर दिए होते हैं उनके ऊपर। तो सिलिकेट्स और सिलिकॉन कल पढ़ेंगे हम लोग।